ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सीजन 4 का आयोजन 1 से 7 नवंबर तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर रंगारंग कार्यक्रम के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। बताते चले कि फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस और राम तेरी गंगा मैली फेम मंदाकिनी भी शिरकत करेंगी। आयोजित होने वाले 1 से 7 नवंबर तक झारखंड राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री फ्री नहीं है। फिल्म देखने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों को इस महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज में फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। 7 नवंबर को फेस्टिवल का आखिरी दिन होगा, जिसमें बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेस मंदाकिनी शामिल होंगी। उनके द्वारा विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फाउंडर बोल रहा हूँ और जैसा कि आप सबको पता है कि 7 दिवसीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है। आज आगाज हो चुका है फिल्म फेस्टिवल का और आज हम विदेशों की फिल्मों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 1 नवंबर और 2 नवंबर को हम विदेशी फिल्मों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं और आज सेम टाइम में श्रीनाथ कॉलेज और सेम टाइम में करीम सिटी कॉलेज में फिल्म की प्रदर्शन हो रही है। और साथ ही साथ 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक माइकल जॉन ऑडिटोरियम में फिल्में दिखाई जाएंगी। साउथ की फिल्में, बंगाल की फिल्में, उड़ीसा की फिल्में, झारखंड की फिल्में। हमारा मेन महत्व दे रहे हैं झारखंड की फिल्मों को, झारखंड के कलाकारों को मौका दे रहे हैं ताकि वो अपना कला को दिखा सके फिल्मों के माध्यम से। वहीं हुसैनाबाद से एनसीपी के एकमात्र विधायक कमलेश सिंह ने आज हेमंत सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद को जिला बनाने की उनकी पहल की राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की गई, जिस कारण वे राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। रांची स्थित अपने आवास पर विधायक कमलेश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि उनके द्वारा हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जिला बनाने के लिए उन्होंने 31 अक्टूबर तक का समय भी सरकार को दिया था, लेकिन इस दौरान हुसैनाबाद को जिला बनाए जाने से संबंधित सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण से वे अपना समर्थन आज राज्य सरकार से वापस ले रहे हैं। कमलेश सिंह ने दिसंबर 2019 में राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया था। विधायक ने उन खबरों का भी खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने उनसे कोई समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लिखित रूप से समर्थन करने का विरोध किया गया था कि नहीं, हमारी मांग को इन्होंने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई भी पहल नहीं किए। इसलिए लाचार होकर 1 तारीख को हम पहले भी बोल चुके थे कि हम पार्टी से यूपीए से सपोर्ट वापस ले लेंगे। और आज आपको बताते हुए हम जानकारी देते हैं और दुख भी हो रहा है कि इतने दिनों से हमने सपोर्ट एक उम्मीद से किए थे कि हमारा जिला का मांग, हमारे और जिला के अध्यक्ष का जो विकास की जो मांग है क्षेत्र जिला में, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए और लाचार होकर आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं। और चिट्ठी जो है परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। और इधर परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा में 22 वर्षीय युवक आशु केवट हत्याकांड में पुलिस ने गदड़ा बिहारी टोला के रहने वाले 2 भाइयों सूरज जायसवाल और शुभम जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को आज जेल भेज दिया गया। आशु केवट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुणायात ने बताया कि मामूली विवाद में दोनों भाइयों ने मिलकर आशु केवट की हत्या कर दी थी। वहीं उसके साथ ही भोला पूर्ति उर्फ नायडू पर भी चाकू से हमला किया था। घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे। बाद में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि आशु के घर की बिजली गुल हो गई थी। वो ट्रांसफार्मर के पास आकर फेस बदल रहा था। वहां से गुजर रहे सूरज जायसवाल ने आशु से कहा कि
कि अगर उसके घर की बिजली गई तो वो परिवार के सभी लोगों की पिटाई करेगा। इसे लेकर सूरज व आंसू का विवाद शुरू हो गया। ये देख सूरज का भाई शुभम घर से चाकू लेकर आया और आशु पर हमला कर दिया। ये देखकर आशु का दोस्त भोला पूर्ति बीच बचाव करने आया तो उस पर भी चाकू से वार कर दिया। दोनों घायल को सदर अस्पताल ले जाया गया। आशु को ब्रह्मानंद और भोला को जमशेदपुर टीएमएच रेफर किया गया। ब्रह्मानंद में सर्जन नहीं होने के कारण आशु को रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अंतर्गत गदड़ा विकास भवन के पास किसी को चाकू मार दिया गया है। जब थाना प्रभारी द्वारा इमीडिएटली घटनास्थल पर रस किया गया तो पता चला कि वहां 2 व्यक्ति जख्मी हैं, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहां जाके जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इस कांड में जो मृतक है ऐसु केवट, वहां पे ट्रांसफार्मर में फेस चेंज कर रहा था। तो वहीं का रहने वाला सूरज जायसवाल, उसको बोला कि आप फेस चेंज करने के चक्कर में हमारे घर का भी लाइट काट देंगे क्या। इसी बात को लेकर आपस में वैसी होने लग गया। तो सूरज जायसवाल का छोटा भाई शुभम जायसवाल भी इसी दौरान वहां पे चाकू लेके आ गया और दोनों में आपस में मारपीट के दौरान तो उसका छोटा भाई शुभम जायसवाल है, उसने ऐसु केवट की चाकू मारकर उसको जख्मी कर दिया गया। इसी बीच बचाव के क्रम में ऐसु केवट का दोस्त भोला पूर्ति भी वहां आया, उसको भी उसने चाकू मार दिया। जब दोनों घायल को अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसको सदर अस्पताल से टीएमएच रेफर किया गया। उसमें से ऐसु केवट को रांची रिम्स रेफर किया गया और वहां रांची में अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में जो दोनों अभियुक्त है, प्राथमिक अभियुक्त सूरज जायसवाल और शुभम जायसवाल, दोनों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। वहीं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने धनबाद जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अपना विचार रखा। किशोर मंत्री ने कहा कि व्यापारियों के हित में राज्य के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक तत्काल कोई कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए एटीएस को जिम्मा दिया जाए। किशोर मंत्री ने कहा कि हम राज्य का विकास चाहते हैं, हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अब व्यापारियों के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाओं से उनका मनोबल गिरा है। इस गंभीर मामले पर यदि कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में व्यापारी अनिश्चितकालीन बंदी की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं है, वो आदमी आज रोड पर उतर करके अपनी सुरक्षा मांग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान में लें। ये बहुत गंभीर मामला है और मैं ये अपने डीजीपी महोदय से भी कहूंगा कि आप इस पर विशेष ध्यान दें। और जैसा कि हमारे भाई लोगों ने कहा कि एटीएस की वहां पर उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाए ताकि वो वहां पर रह करके सिर्फ इस चीज की घटना पर नजर रखें। और 2-3 महीना में मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहेगी तो ये मामला शांत हो जाएगा और लोग आराम से अपना व्यापार और बिजनेस करेंगे। हम राज्य के विकास चाहते हैं, हम राज्य में के विकास में गति देना चाहते हैं। हम हजारों लोग हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं और लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये इस तरह का कांड होने से हमारा मनोबल गिर गया है और हमारे हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। यह हम कह सकते हैं कि इसका बड़ा दूरगामी परिणाम पूरे राज्य में आएगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं पूरे राज्य को बंद करने के लिए भी सोच सकता हूं। झारखंड चैम्बर के लॉ एंड ऑर्डर पदाधिकारी ने कहा कि व्यापारी वर्ग कभी भी बंदी के पक्ष में नहीं होता है, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि बंदी का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को यदि सुरक्षा नहीं दी जाती है तो राज्यव्यापी असर बहुत जल्द दिखेगा। देखिए, बंदी उपाय नहीं है और व्यवसायी समाज कभी भी बंद को अंतिम हथियार मानता है। किसी भी बंद के हम लोग खिलाफ होते हैं। तो बीच बीच में जो बंदी की आह्वान विषय पे दूसरे विषय वस्तु पर आता है, हम उसको टालना चाहते हैं क्योंकि हमारा धर्म है व्यापार करना और व्यापार तभी होगा जब मार्केट खुलेगा। और हम व्यापार करेंगे तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारे राज्य का विकास होगा। लेकिन यही बात तो समझना है सरकार को, आपको और प्रशासन को कि हम बंदी के अंतिम हथियार तक कैसे पहुँचे।
और एक जिले के बाद हम ये अपनी पीड़ा को दिखा रहे हैं कि अगर हमको नहीं सुरक्षा दी गई, हमारे व्यवसायियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, तो मजबूरन हमको राज्यव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि अभी तक सुन के इंस्टेंट इस पे अपना एक्शन ले। सरकार हमको भरोसा दिलाए कि नहीं, जो भी चीज़ें छूट रही है उसको हम दुरुस्त करके और माहौल को, व्यवस्था को ठीक करेंगे। राज्य में व्यापार, व्यवसाय, इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल आपको तुरंत देंगे। ये होगा तो हम क्यों जाएंगे राज्यव्यापी आंदोलन पे? हमारा कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद। और इधर शहर में अब थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करेंगे। इसके लिए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने निर्देश जारी किया है। बुधवार को खुद सिटी एसपी साक्षी गोलचक्कर पहुंचे और इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो चालकों को फटकार लगाई। उनके साथ साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार व थाना पुलिस बल मौजूद था। सिटी एसपी ने बताया कि लोगों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव बढ़ाने और असामाजिक तत्वों में भय का माहौल पैदा करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सप्ताह में 2 से 3 दिन 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल गश्त करेंगे। इसके लिए पहले से ही 1 माह की समय सारणी एसपी कार्यालय से जारी कर दी जाएगी। फिलहाल शहर के कुल 153 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पुलिस पैदल गश्त करेगी। एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने बताया कि पैदल गश्ती की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इसे फिर से शुरू करते हुए रूटीन गश्त के अलावे इस पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। अड्डाबाजी वाले स्थल, संवेदनशील स्थानों के अलावे स्कूल कॉलेज के आसपास थाना प्रभारी गश्त करेंगे। आमजन से भी फीडबैक मिलने पर उक्त इलाके में पुलिस पहुंचेगी और पैदल मार्च करेगी। थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने से लेकर अतिक्रमण हटाने तक की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग से भी मदद ली जाएगी। शहर के विभिन्न थानों में ऐसे एरिया जहाँ पे अड्डाबाजी होती हो या ट्रैफिक जाम की समस्या हो या महिलाओं और छेड़खानी करने की शिकायत मिलती हो, तो ऐसे एरियाज को हमें चिन्हित करते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार आप स्वयं अपने नेतृत्व में जो भी थाना में पदस्थापित पदाधिकारी हैं और बल है के साथ निकल के ऐसे मार्गों में स्वयं पैदल गश्ती करेंगे। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण को हटाना है तो जो भी अन्य एजेंसी हैं, प्रशासन है, उनकी मदद दी जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक थाना से भी जो पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको भी थाना प्रभारी के साथ। और बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम में भी वन विभाग अचानक सक्रिय नजर आया। वन विभाग की टीम ने मनोहरपुर में आरा मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर 4 आरा मिल को सील कर दिया है। सारंडा के डीएफओ अभिरूप सिन्हा के नेतृत्व में आरा मिलों के खिलाफ छापेमारी का अभियान चलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि न्यायालय के आदेश के बाद रिजर्व फॉरेस्ट से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले आरा मिलों को सील किया जाना है। कोर्ट के इसी आदेश का अनुपालन करते हुए मनोहरपुर के 4 आरा मिलों को सील किया गया है। जिन आरा मिलों को सील किया गया है उनमें कृष्णा प्रसाद गुप्ता, शंकर, छेदीलाल और संतोषी 100 मील शामिल हैं। इन आरा मिलों को सील करने की कार्रवाई के दौरान डीएफओ अभिरूप सिन्हा, बीडीओ शक्ति पांडे, रेंजर रामानंद राम और एसआई ब्रजेश कुमार समेत अन्य वनकर्मी मौजूद थे। अचानक हुए वन विभाग की इस कार्रवाई से मनोहरपुर में लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन में जेके टिम्बर जो केस है उसके तहत कोई भी जो 5 किलोमीटर के दायरे से के अंदर वाले आरा मिल है उनको कोई भी स्टॉक का अब डिस्पोजल तब तक नहीं करना है जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का अपडेटेड आदेश नहीं आता। तो अगले आदेश तक कोई भी स्टॉक डिस्पोजल नहीं होगा। ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो आप डीएफओ सारंडा को सूचित कर सकते हैं। और इस सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 से सटे हथियाडीह में जियाडा द्वारा खेल का मैदान उद्योग के लिए आवंटित किए जाने का ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि खेल का मैदान नहीं रहने से बच्चों के भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा।
हथियाडी फुटबॉल मैदान की जमीन को जियाडा द्वारा यमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को नए उद्योग लगाने के लिए आवंटित किया गया है। बुधवार को जियाडा एवं जिला प्रशासन द्वारा उक्त जमीन की घेराबंदी और निर्माण कार्य शुरू किए जाने का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। जेसीबी को रोक महिला एवं बच्चों द्वारा निर्माण कार्य नहीं होने दिया गया। घंटों विरोध के बाद मौके पर जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीओ पारुल सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन वत्स समेत जिला पुलिस बल के जवान पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वे लोग उस जमीन का फुटबॉल मैदान के रूप में उपयोग करते हैं। वहां उद्योग लगने से बच्चों के भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के खेलने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी। इधर भारी हंगामा के बीच घंटों घेराबंदी और निर्माण कार्य बाधित रहा। वहीं यमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन इन्हें जियाडा द्वारा अलॉट की गई है, जहां उद्योग स्थापित किया जाएगा, जबकि ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि पास में ही इसी जमीन के एक हिस्से को विकसित कर उसे खेल का मैदान बनाकर दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण इस पर तैयार नहीं हुए, क्योंकि ग्रामीणों को उन लोगों पर भरोसा नहीं है। ग्रामीण लिखित रूप में आश्वासन चाहते हैं। समस्या हम लोग का ये हुआ कि ये हम लोग का फुटबॉल मैदान है, जो कि यहाँ कब से ये मैदान है, कब से बहुत दिनों से यहाँ पे हम लोग के परदादा दादा सब यहीं से खेले कूदे सब कुछ किया, खुद लोग बनाए हैं, यहाँ पे जंगल काट के बनाए हैं। और अभी आइडा वाला आके बोलता है, कंपनी वाला आके बोलता है ये सरकार का जमीन है। तो सरकार हम लोग क्या सरकार के नहीं है? हम लोग भी सरकार के हैं, हम लोग भी सरकार को हम लोग खुद बनाए सरकार को। तो सरकार ये परमिशन कैसे दे सकता है कि आइडा वाला को दे सकता है, कंपनी वाला को दे सकता है? कंपनी वाला जो आया वो कहाँ का? खुद चेन्नई का है कंपनी वाला, और ये झारखंड में जमीन लेगा। चेन्नई में क्या जमीन नहीं है जो यहाँ आके जमीन लेगा? जी, हमने आइडा से ये जमीन ली थी अलॉटमेंट के थ्रू, बिडिंग करके हमने ये जमीन ली। यहाँ के बीचों बीच में एक फुटबॉल ग्राउंड है, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग अभी आदिवासी कर रहे हैं, हमको काम करने दे रहे हैं। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको फुटबॉल ग्राउंड चाहिए। तो हमने क्या बोला, ये फुटबॉल ग्राउंड हम आपको साइड में बना के दे रहे हैं पूरी तरीके। ये तो आप देखे होंगे बिल्कुल बना हुआ नहीं, कुछ नहीं। हम उनको अच्छे से पूरी तरह फुटबॉल ग्राउंड वही साइड में बना के, यहाँ से वहीं पर जहाँ पे जेसीबी खड़ी वहीं पर। लेकिन वो लोग की जिद है कि नहीं, हमको यही ग्राउंड चाहिए। बस यही एक मुद्दा सर। यहाँ पे जितने भी हमारे प्लॉट में घर वगैरह आ रहे थे, हमने घर को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, एक भी के भी किसी को हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। केवल फुटबॉल ग्राउंड का मुद्दा है, वो भी हम यहाँ से वहाँ अच्छी तरीके से बना के प्रॉपर वैसे ढंग से बना के दे रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रही, वो नहीं मान रहे। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के बैनर तले विद्युत कर्मी राज्य भर में 3 दिनों की हड़ताल पर जाएंगे, जिससे राज्य में विद्युत व्यवस्था चरमराने की संभावना है। इस संबंध में रामकृष्ण सिंह, प्रदेश महामंत्री झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने आइडा में एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में यूनियन के महामंत्री ने बताया कि 11 अगस्त से अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों द्वारा पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन निगम प्रबंधन के पास या तो वार्ता करने का समय नहीं है या फिर वार्ता करना नहीं चाहते हैं। पूरे राज्य में सैकड़ों सब स्टेशन बनाया गया है। उपभोक्ताओं में 50 गुना की वृद्धि हुई है। 5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं में मात्र 5000 विद्युत कर्मी ही उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 घंटा ड्यूटी करने के एवज में 6% विशेष ऊर्जा भत्ता की मांग 2017 से की जा रही है। वार्ता के क्रम में बताया गया था कि 300 करोड़ राजस्व से ज्यादा वसूली होने पर ही 6% ऊर्जा भत्ता दिया जाएगा। खून पसीना एक कर विद्युत कर्मियों ने 1100 करोड़ राजस्व की वसूली की, जो एक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद 6% ऊर्जा भत्ता में वृद्धि नहीं की जा रही है। इसलिए मांगों की पूर्ति के लिए विद्युत कर्मी 7, 8 एवं 9 नवंबर को 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर उतरेंगे। प्रेस वार्ता में KN सिंह सह महामंत्री समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हमको इसमें करना है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी ये लोग संक्रमित एरिया में जा करके अपना समय दे करके, खून पसीना दे करके ये लोग ब्रेकडाउन अटेंड करते थे और इकते, उसका कोई रिम्यूनरेशन बिजली बोर्ड के पास नहीं है। और हम लोग 6% ऊर्जा भत्ता और 20 सूत्री मांग के लिए 7, 8 और 9 को राज्यव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं। कोई चारा नहीं है। हम लोग वार्ता करता है, एग्रीमेंट करता है, उसको लागू नहीं करता है। बोले थे कि 300 करोड़ रामकृष्ण रेवेन्यू से ज्यादा कीजिए, हम देंगे 6%। 1100 करोड़ खून पसीना एक किया मजदूर को नहीं दे, तो हड़ताल के सिवा हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। 7, 8, 9 नवंबर को हम लोग 3 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे।
वहीं राजधानी रांची स्थित सीपीआईएम कार्यालय में पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जिला कमेटी और प्रदेश स्तरीय कमेटी ने हिस्सा लिया। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय कमेटी के वरीय नेतागण भी उपस्थित रहे। बैठक में झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं केंद्रीय स्तर की राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत एक प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रवक्ता प्रकाश विप्लव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो आवास योजना की घोषणा की गई है उसे अविलंब धरातल पर उतारा जाए। साथ ही कहा गया कि स्मार्ट मीटर जनहित के लिए नहीं बल्कि व्यवसायी वर्ग के हित के लिए है, इसीलिए पार्टी स्तर पर स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। इश्यू बनाकर हम लोगों ने आंदोलन करने का फैसला किया। जिस तरीके से सितंबर महीने में हमने महंगाई और रोजगार सृजन की मांग को लेकर एक बड़ा कैंपेन अभियान चलाया था पूरे राज्य में, जिसमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों तक हम गए, 10,000 घरों तक गए। उसी तरीके से स्मार्ट मीटर के सवाल पर इसी महीने से दिवाली के पहले से ही हम एक बड़े अभियान की जो है शुरुआत करेंगे। और हमारी राज्य कमेटी में यह भी तय हुआ है कि हम लोकसभा की एक सीट राजमहल जो है सीपीआईएम उस पर अपना उम्मीदवार देगी। हमारी पूरी कोशिश होगी पूरे राज्य में कि बीजेपी को हराया जाए और जितना मैक्सिमाइज किया जाए उसके वोट को। लेकिन हम एक सीट लोकसभा की जो 14 लोकसभा सीटों में से हम एक सीट राजमहल संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार जो है सीपीआईएम देगी। और अन्य सीटों पर हमारी बातचीत अन्य वाम दलों और दूसरे जो इंडिया घटक के दल हैं उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी ताकि बीजेपी का और बुरी तरह से झारखंड में हराया जा सके। ये मुख्यतः हमारे राज्य कमेटी का फैसला। वहीं पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सांसद वृंदा करात ने झारखंड सरकार एशियन हॉकी खेल के आयोजन पर बधाई दी और कहा कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का हमारी पार्टी इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर के विषय पर केंद्र सरकार की योजना को ग्राहकों के हित के विरुद्ध बताया एवं आगामी चुनाव में झारखंड के राजमहल सीट को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा किए जाने की बात कही। इस सीट को लेकर पार्टी द्वारा केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के समक्ष अपनी बात रखने को कहा। प्रॉब्लम्स है उसको न देखकर वो केवल अमेरिका के कहने पर, इजराइल के कहने पर उन्होंने अब्स्टेन किया। ये बहुत ही गलत है और उनका जो एक बहाना है कि हमास का नाम नहीं लिया, टेररिस्ट का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान हमेशा टेररिस्ट के खिलाफ है, वहां तो इजराइल का भी नाम नहीं लिया। जो इजराइल ने सब कुछ किया इतने सालों दशकों का, इजराइल का भी नाम नहीं है, हमास का भी नाम नहीं है, केवल शांति के लिए। लेकिन सरकार ने बेहद गलत किया। दुनिया की जनता इकट्ठे हो रही है पैलेस्टीन की जनता के साथ। जो और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।